भारत और पाकिस्तान के बीच मई 1999 में शुरू हुई कारगिल की जंग को 2 महीने बीत चुके थे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी भयानक होती जा रही थी। कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को इंडियन आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तोलोलिंग जैसी 16,000 फीट ऊंची चोटी से दुश्मन को पीछे खदेड़कर भारतीय सेना ने दिखा दिया था कि भारत की सरहद पर आंख उठाकर देखने वालों का क्या हश्र होता है। लेकिन 50 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी दुश्मन के पैर अब भी टाइगर हिल और .4875 जैसी रणनीतिक चोटियों पर जमे हुए थे। दुश्मन इन ऊंचाइयों से नेशनल हाईवे 1A पर लगातार फायरिंग कर भारतीय सेना की सप्लाई लाइंस, मूवमेंट और ऑपरेशंस को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा था। कारगिल युद्ध में जीत का झंडा गाड़ने के लिए टाइगर हिल और .4875 को फिर से अपने कंट्रोल में करना बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ हालात बेहद मुश्किल थे। भारतीय जवानों के दुश्मन सिर्फ 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं थे, बल्कि उस ऊंचाई तक चढ़ने के लिए 80-90 डिग्री की खड़ी और नुकीले पत्थरों वाली पहाड़ियां भी एक बड़ा चैलेंज थी, जिन पर जवानों को भारी भरकम हथियारों को अपनी पीठ पर लाद कर हड्डी जमा देने वाली ठंड में चढ़ना था। लेकिन लाख मुश्किलों के बाद भी भारतीय जवान पूरी बहादुरी से अपने मिशन में लगे हुए थे। टाइगर हिल और .4875 की लड़ाई में भारतीय सेना ने धैर्य, साहस और बलिदान की वो मिसाल कायम की कि ये अमर गाथा बनकर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। जहां 19 साल का एक ग्रेनेडियर 1000 फीट की बर्फ से ढकी वर्टिकल क्लिफ पर चढ़ गया और 15 गोलियां लगने के बाद भी उसने टाइगर हिल की चोटी पर अकेले ही 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, तो वहीं 24 साल का एक ऐसा बहादुर कैप्टन था जो इतनी बहादुरी से लड़ा कि .4875 उसके नाम से जाना जाने लगा। भारतीय जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की सेना का वो हश्र किया कि रेडियो पर पाकिस्तान के सैनिक अपनी ही सेना से चीखते हुए बोले, खुदा के वास्ते हमें बचाओ, भारतीय फौज हम पर कहर बरसा रही है। टाइगर हिल और .4875 की लड़ाई कितनी जरूरी और निर्णायक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कारगिल वॉर के बाद दिए गए 4 परमवीर चक्र में से 3 सिर्फ इन्हीं 2 चोटियों की लड़ाई के लिए दिए गए थे। आइए जानते हैं कारगिल की इन 2 ऐतिहासिक लड़ाइयों की पूरी कहानी, जिन्हें जीतकर भारत ने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया। The victory at Tiger Hill that proved to be a turning point in the Kargil war. फरवरी 1999 के बाद से पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ ने एक बड़ी जंग का रूप ले लिया था। 10 मई 1999 को ऑपरेशन विजय के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को भारत की जमीन से खदेड़ना शुरू कर दिया। द्रास, काकसर, बटालिक और मुश्को जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में अलग अलग मोर्चों पर भयंकर युद्ध जारी था। इस जंग में पाकिस्तान के सैनिकों के पास पूरा एडवांटेज था, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठे थे, जहां से न सिर्फ वो नेशनल हाईवे 1A पर सीधी नजर रख रहे थे, बल्कि लगातार फायरिंग करके भारतीय सैनिकों की मूवमेंट को भी रोक रहे थे। ऐसे मुश्किल हालात में भी भारतीय जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने तोलोलिंग टॉप से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। तोलोलिंग टॉप की ये जीत भारत का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू थी, लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी थी। इंडियन आर्मी को दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए टाइगर हिल और .4875 जैसी स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल पीक्स को रिकैप्चर करना बेहद जरूरी था। जब तक इन चोटियों पर से दुश्मन को हटाया नहीं जाता, तब तक उसके पैर भारत की जमीन पर मजबूती से जमे रहते। लेकिन इन दोनों पीक से पहले एक और पीक पॉइंट 5140 था, जिससे हासिल किए बिना टाइगर हिल और .4875 की राह बेहद मुश्किल थी। .5140 करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग के नॉर्थ में सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद है। पाकिस्तानी सेना द्वारा कैप्चर की गई ये तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची चोटी थी। इस पोस्ट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 26 मई को
को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया तो अगले ही दिन 27 मई को IAF के 2 मिग फाइटर जेट्स और 28 मई को एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी सेना ने स्टिंगर मिसाइल से मार गिराया। ये हमले 0.5140 से ही किए गए थे। 0.5140 द्रास रीजन के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड चोटियों में से एक था। यहाँ से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दी जाती है, जिसकी अगुवाई लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी कर रहे थे। उन्होंने इसे जीतने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 2 कंपनी ब्रावो और डेल्टा को दी। ब्रावो कंपनी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल कर रहे थे, वही डेल्टा कंपनी की कमान लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने संभाल रखी थी। 19 जून की रात दोनों कंपनियों ने अलग अलग डायरेक्शन से दुश्मन पर धावा बोलने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। भारतीय तोपों से लगातार पाकिस्तानी बंकरों पर बम बरसने लगे ताकि भारतीय जवानों को कवर मिल सके। 18 गढ़वाल राइफल्स और 1 नागा भी इसमें उनकी मदद कर रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि दुश्मन को पता भी नहीं चला और 20 जून की सुबह करीब 2:35 पर लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल की ब्रावो कंपनी ने 0.5140 के अपने डेजिग्नेटेड पोर्शन पर पहुंचकर हमला कर दिया। केवल 1 घंटे के अंदर उन्होंने दुश्मन को उस जगह से खदेड़ दिया। लेकिन दूसरी ओर से चढ़ रही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी की राह इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की टीम दुश्मन को चौंकाने के लिए चोटी के पीछे से एक बेहद खतरनाक चढ़ाई चढ़ रही थी। जैसे ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की टुकड़ी ऊपर पहुंचने वाली थी, दुश्मन को उनकी मूवमेंट का पता लग गया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एक पाकिस्तानी सैनिक ने रेडियो पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को डराने के लिए कहा, शेर शाह ऊपर मत आना, जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। रेडियो पर मौजूद विक्रम बत्रा ने उस पाकिस्तानी सैनिक को चुनौती देते हुए जवाब दिया, हम आ रहे हैं और अब देखना कौन जिंदा लौटता है। 20 जून की सुबह 3:30 बजे सभी चुनौतियों को पार करते हुए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और उनके 5 साथी टॉप तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी रेजिमेंट का युद्ध नारा दुर्गा माता की जय लगाया और दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंक मारे। चौकी तुरंत आग का गोला बन गई। इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही 3 पाकिस्तानी सैनिकों को क्लोज कॉम्बैट में मार गिराया। उनकी बहादुरी के आगे दुश्मन या तो ढेर हो गए या भाग निकले और इसी के साथ 20 जून 1999 को सुबह 4:35 पर 0.5140 को पूरी तरह कैप्चर कर लिया गया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने गर्व के साथ रेडियो पर इस जीत की खबर अपने कमांडर को सक्सेस कोड के जरिए देते हुए कहा, ये दिल मांगे मोर। ये लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल की लीडरशिप का ही कमाल था कि इस हमले में उनकी कंपनी का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की वीरता को देखते हुए उनको फील्ड प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया गया। उनकी बहादुरी के चर्चे पूरे देश में थे और उस वक्त सभी की टीवी स्क्रीन पर सिर्फ विक्रम बत्रा का नाम चमक रहा था। 0.5140 को कैप्चर कर लेने के बाद भारतीय सेना के लिए आगे की जीत के रास्ते खुल गए। भारतीय सेना अब अनस्टॉपेबल बन चुकी थी। 29 जून को 0.4700 और 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स को भी भारतीय जाबाजों ने दुश्मन से छीनकर वहां भारतीय तिरंगा लहरा दिया। अब बारी टाइगर हिल की थी, जो इस जंग का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। लगभग 17,000 फीट ऊंचा टाइगर हिल द्रास वैली के ऊपर यूं खड़ा रहता है जैसे वो किसी शहर का वॉच टावर हो। इस जंग में यह तय था कि जिसके पास भी ये चोटी रहेगी उसका ही पूरे इलाके पर दबदबा होगा। यही वजह थी कि टाइगर हिल दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी का सिंबल बन गया था। जितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस थी, इसे जीतना भी उतना ही चैलेंजिंग था। टाइगर हिल कारगिल वॉर में भारत के लिए सबसे मुश्किल चुनौती बना हुआ था। यहाँ पाकिस्तान आर्मी की 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बहुत मजबूत पकड़ थी। टाइगर हिल को जीतने की लड़ाई मई के दूसरे हफ्ते में ही शुरू हो गई थी। इस मिशन की पहली जिम्मेदारी 8 सिख बटालियन को दी गई थी, जिसकी अगुवाई कर्नल SP सिंह कर रहे थे। 8 सिख जो उस समय उधमपुर से कश्मीर वैली की ओर बढ़ रही थी, उसे द्रास रीडायरेक्ट कर दिया गया। मगर उस समय यूनिट के पास ना तो इस लड़ाई के लिए उतनी तैयारी थी और ना ही उनके पास बर्फ से बचने के लिए प्रॉपर कपड़े थे। उनको सीधे टाइगर हिल के मोर्चे पर उतार दिया गया। सिचुएशन बेहद टेंस थी।
यहाँ तक कि कम्युनिकेशन और कमांड कंट्रोल तक में दिक्कत आने लगी और नतीजा ये हुआ कि पहली ही कोशिश में यूनिट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद यूनिट को टाइगर हिल के साउथ ईस्ट में कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस और नॉर्थ में परियों का तालाब की तरफ भेजा गया। चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही जवान परियों का तालाब के पास पहुंचे, दुश्मन पहले से घात लगाए बैठा था और उसने तुरंत 8 सिख के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये झड़प देर रात तक जारी रही और इसमें भारतीय सेना को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस मिशन में लेफ्टिनेंट कनाड भट्टाचार्य समेत कई जवान लापता हो गए, जिनके मृत शरीर काफी वक्त के बाद मिल पाए थे। इसके बाद कई हफ्तों तक टाइगर हिल पर दोबारा कोई बड़ा हमला नहीं किया गया। भारतीय सेना को टाइगर हिल की इस लड़ाई में थोड़ी राहत तब मिली जब 24 जून को इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए टाइगर हिल पर हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी बंकर तबाह हो गए और कई सैनिक मारे गए। ऐसा ही एक हमला एयरफोर्स ने टाइगर हिल पर 2 और 3 जुलाई के दौरान किया। एयरफोर्स के इन हमलों से अब टाइगर हिल पर इन्फेंट्री असॉल्ट की राह खुल गई थी। इस वक्त तक भारतीय सेना तोलोलिंग, .5140, .4700 और फिर 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स को जीत चुकी थी, इसलिए जवानों का हौसला अब आसमान छू रहा था। ऐसे में टाइगर हिल को वापस लेने का फाइनल प्लान बनाया गया। इस बार टाइगर हिल के ऑपरेशंस की कमान 192 माउंटेन ब्रिगेड को सौंपी गई। ब्रिगेडियर MPS बाजवा, जो इस ब्रिगेड के कमांडर थे, उन्होंने 8 सिख के साथ इस मिशन से 18 ग्रेनेडियर्स को भी जोड़ दिया। 18 ग्रेनेडियर्स पहले ही तोलोलिंग को जीतने में अहम भूमिका निभा चुकी थी, इसलिए उसके जवानों के हौसले बुलंदी पर थे। 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की एक चुनिंदा टीम, साथ में आर्टिलरी, इंजीनियरिंग और कॉम्बैट सपोर्ट के स्पेशलिस्ट दस्ते भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बने। यह असॉल्ट मल्टी डायरेक्शनल होने वाला था। भारतीय जवान चारों दिशाओं से चढ़कर दुश्मन को खदेड़ने वाले थे। उनकी चढ़ाई से पहले ही 120 आर्टिलरी गन्स ने दुश्मन की चौकियों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया, ताकि दुश्मन की पोजीशन पहले ही कमजोर हो जाए। टाइगर हिल पर पाकिस्तानी अलग अलग जगहों पर अड्डा जमाए बैठे थे। ऐसे में इंडियन आर्मी ने दुश्मन की एक्सपेक्टेड पोजीशंस को टॉप, कॉलर, इंडिया गेट, हेलमेट और रॉकी नॉब जैसे नाम दे दिए थे, ताकि स्ट्रेटेजिकली अटैक किया जा सके और जवानों में टारगेट्स को लेकर क्लैरिटी रहे। सारी तैयारियां हो जाने के बाद 3 जुलाई को करीब शाम 7 बजे टाइगर हिल पर भारत का फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया। 8 सिख के जवानों ने वेस्टर्न साइड से चढ़ाई शुरू की और 18 ग्रेनेडियर्स के अटैक के लिए फर्म बेस तैयार किया। 18 ग्रेनेडियर्स की टुकड़ियां 3 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ में बंटकर टाइगर हिल पर चढ़ाई करने लगी। जहां ईस्ट से असॉल्ट का नेतृत्व 23 साल के कैप्टन सचिन निम्बालकर कर रहे थे, तो वही एक कंपनी सदर्न साइड से चढ़ रही थी, जिसे अपनी साइड से फायर करके दुश्मन को कंफ्यूज करना था। इस दौरान लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अपनी घातक प्लेटून के साथ सबसे कठिन रास्ते नॉर्थ ईस्टर्न रूट से चढ़ाई कर रहे थे। ये करीब 90 डिग्री की सीधी और लगभग असंभव सी चढ़ाई थी, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर जाकर पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। लगातार कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद 4 जुलाई 1999 को सुबह 4 बजे कैप्टन सचिन निम्बालकर और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की अगुवाई में भारतीय सैनिक अलग अलग दिशाओं से टाइगर हिल की चोटी के बहुत पास पहुंच गए। दोनों अफसरों ने अपनी अपनी टीम के साथ दुश्मन पर एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक किया। पहले से ही एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेलिंग से परेशान पाकिस्तानियों को इस हमले की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जीत की जिद सीने में लिए भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए नजदीक की कॉम्बैट में 10 से 12 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। लगातार कई घंटों की क्रॉस फायरिंग के बाद भारतीय जवानों ने दुश्मन की ताकत पर गहरा असर डाल दिया था, लेकिन टाइगर हिल का टॉप अब भी पाकिस्तानियों के कब्जे में था। भारतीय जवान उस समय टॉप से सिर्फ 50 मीटर नीचे थे जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तक ये मैसेज पहुंचा, दे आर शॉर्ट ऑफ द टॉप। लेकिन जब ये खबर श्रीनगर, उधमपुर होते हुए दिल्ली पहुंची तो उसकी भाषा बदल चुकी थी। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते दे आर शॉर्ट ऑफ द टॉप वाली खबर दे आर ऑन द टाइगर टॉप बन चुकी थी। उस समय डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस पंजाब में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्हें जैसे ही ये मैसेज मिला, उन्होंने बिना दोबारा कंफर्म किए तुरंत जनता के सामने घोषणा कर दी कि टाइगर हिल को भारत ने जीत लिया है। अब पूरे देश की नजरें टाइगर हिल पर थी। अगर भारतीय सेना जल्द ही इस चोटी को अपने कब्जे में नहीं लेती तो ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन सकता था। इसलिए अब ये केवल एक मिशन नहीं बल्कि भारतीय सेना
सेना की इज्जत का सवाल बन चुका था। इस बीच 18 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी कॉलर नाम की ऊंचाई पर पहुंच गई। इसका फायदा ये हुआ कि पाकिस्तानियों को अपनी डिफेंस को अलग अलग दिशाओं में फैलाना पड़ा। यही से भारत को बढ़त मिलने लगी। मौका देखकर कैप्टन सचिन निंबालकर ने एक और आक्रामक हमला किया। उनके नेतृत्व में भारतीय जवान बिना कोई आवाज किए टाइगर हिल की चोटी तक पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में दुश्मन के 8 में से एक बंकर पर कब्जा कर लिया। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ऊंचाई का जो टैक्टिकल एडवांटेज पहले पाकिस्तानियों के पास था वो अब उनके किसी काम का नहीं रहा। अब जीत इस सवाल पर टिकी थी कि आमने सामने की लड़ाई में किस में कितना दम है। भारतीय सैनिक दुश्मन पर ऐसा कहर बनकर टूटे कि 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे तक टाइगर हिल की चोटी भारतीय सेना के कंट्रोल में आ चुकी थी। जब तक भारत ने टाइगर हिल टॉप को फतेह किया तब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जंग की हार को भांपकर अमेरिका की शरण में पहुंच चुके थे। नवाज शरीफ की उस दिन वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बहुत शर्मिंदगी भरी मुलाकात हुई। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से अकेले में मिलने से इनकार करते हुए साफ कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक कारगिल से पीछे नहीं हटाएंगे तो यहाँ मत आइए। अगर आप पीछे नहीं हटते तो मेरे पास एक ड्राफ्ट तैयार है जिसमें कारगिल क्राइसिस का पूरा दोष पाकिस्तान पर डाला जाएगा। बिल क्लिंटन की यह बात सुनकर नवाज शरीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शरीफ ने टीवी पर देखा कि भारत ने टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने फौरन पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को फोन मिलाया और पूछा, क्या यह खबर सही है? इस सवाल पर मुशर्रफ की बोलती बंद हो चुकी थी। इस जीत के साथ भारत की निर्णायक बढ़त बन चुकी थी, लेकिन जंग अभी पूरी नहीं हुई थी। टाइगर हिल टॉप जरूर फतेह हो चुका था, मगर टाइगर हिल के बाकी हिस्सों पर अब भी पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे। शुरुआती झटकों के बाद अब वो सतर्क हो चुके थे। उन्होंने पहाड़ों पर यूनिवर्सल मशीन गन्स और एयरबस ग्रेनेड्स जैसे हथियारों के साथ मजबूत पोजीशन ले रखी थी। यही से एक ऐसे बहादुर जवान की कहानी शुरू होती है जो इतिहास में दर्ज हो गई। वो बहादुर जवान 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे, जिनकी इस युद्ध में शामिल होने से केवल 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। 5 जुलाई की सुबह 3 रातों तक चट्टानों को चीरते हुए चढ़ाई करने के बाद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 24 और जवानों के साथ टाइगर हिल से महज 50 मीटर की दूरी पर थे। तभी चढ़ाई के दौरान एक पत्थर फिसल गया और उसके नीचे लुढ़कते ही ऊपर मौजूद दुश्मन को उनके चढ़ने का पता चल गया। उन पर पाकिस्तानी बंकरों से भारी फायरिंग होने लगी। इस अचानक हुए हमले की वजह से 25 में से 18 भारतीय जवानों और अफसरों को पीछे हटना पड़ा। अब वहां सिर्फ 7 जवान बचे थे, जिनमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह भी थे, जिनको 3 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने को तैयार थे। दुश्मन उनसे महज 10 मीटर ऊपर था, लेकिन जैसे ही दुश्मन की गोलियां रुकी, 7 जवानों ने धीरे धीरे दुश्मन के बंकर के पास पहुंचकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने टाइगर हिल की चोटी पर काउंटर अटैक करते हुए 135 सैनिकों की अपनी एक कंपनी तैनात कर दी थी। फायरिंग को सुनकर उनमें से 10 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय जवानों की पोजीशन तक आ पहुंचे, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों ने फौरन उनमें से 8 को मार गिराया। 2 पाकिस्तानी सैनिक किसी तरह वहां से बच निकले और वापस जाकर अपने साथियों को बता दिया कि नीचे भारत के सिर्फ 7 सैनिक मौजूद है। कुछ ही देर में 35 पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया और 7 भारतीय जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन की संख्या बल ज्यादा थी और भारतीय जवान चढ़ान की थकान और पहले की क्रॉस फायरिंग से हुई इंजरी से जूझ रहे थे, इसलिए 7 में से 6 जवान शहीद हो गए। अब वहां मैदान में भारत की तरफ से केवल अकेले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे थे, लेकिन वो भी कई गोलियों से बुरी तरह घायल और खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। योगेंद्र यादव खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए चुपचाप यूं ही लाशों के बीच लेटे रहे, लेकिन दुश्मन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उन्होंने मरी हुई लाशों पर भी गोलियां दागनी शुरू कर दी। योगेंद्र के शरीर में पहले ही 15 गोलियां लग चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो मौत का इंतजार कर रहे हो। इसी बीच एक पाकिस्तानी सैनिक उनके पास आया और उनके सीने पर गोली मारकर आगे बढ़ गया,
लेकिन उस दिन किस्मत ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के साथ थी। जो गोली उनके सीने पर मारी गई थी वो उनके पर्स में रखे कुछ सिक्कों से टकरा गई और उनकी जान बच गई। इसके बाद योगेंद्र यादव ने हिम्मत जुटाई, ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन हटाकर आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। ग्रेनेड सीधा एक सैनिक के हेलमेट पर गिरा और उसके चीथड़े उड़ गए। इसके बाद योगेंद्र यादव ने एक मरे हुए पाकिस्तानी सैनिक के पास पड़ी पीका राइफल उठाई और बाकी के पाकिस्तानियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तभी योगेंद्र यादव ने सुना कि पाकिस्तानी वायरलेस पर अपने सैनिकों से कह रहे थे कि यहां से पीछे हटो और 500 मीटर नीचे भारत के MMG बेस पर हमला करो। तब तक योगेंद्र यादव का बहुत खून बह चुका था और उनके लिए होश में बने रहना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर यह जानकारी अपने सीनियर्स तक पहुंचानी थी। तभी उनकी नजर पास ही बह रहे एक नाले पर पड़ी। वो खुद को खींचते हुए उस नाले तक ले गए और उसमें कूद गए। सिर्फ 5 मिनट में वो बहते हुए करीब 400 मीटर नीचे आ गए। नीचे मौजूद भारतीय सैनिकों ने उन्हें नाले से बाहर निकाल लिया। उस समय तक उनका इतना खून बह चुका था कि उन्हें कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। फिर भी जब उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टूटती आवाज में जवाब दिया, साहब मैं आपकी आवाज पहचानता हूँ, जय हिंद साहब। इसके बाद उन्होंने कर्नल खुशहाल ठाकुर को बताया कि टाइगर हिल की चोटी से निकलकर दुश्मन अब इंडियन MMG बेस पर हमला करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही सेना ने चार्ली और डेल्टा कंपनी को टाइगर हिल टॉप की तरफ भेजा और ब्रावो कंपनी को तुरंत अलर्ट कर MMG बेस की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने MMG बेस पर हमला किया, लेकिन पूरी जानकारी होने के कारण भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी सटीक थी कि सभी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी बीच चार्ली और डेल्टा कंपनी ने भी आगे बढ़कर टाइगर हिल टॉप पर अपने पैर मजबूती से जमा लिए और दुश्मन की पोजीशन को पूरी तरह साफ कर दिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की वीरता के लिए उन्हें बाद में भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान 8 सिख के जवान वेस्टर्न साइड पर दुश्मन से भिड़े हुए थे। 5 जुलाई की सुबह तक मेजर रविंद्र परमार की कंपनी ने टाइगर हिल के इंडिया गेट और हेलमेट जैसे अहम ठिकानों पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन इस जीत के लिए लेफ्टिनेंट RK सहरावत के नेतृत्व में आगे बढ़ रही टुकड़ी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उनके साथ ही दुश्मन के 2 मजबूत ठिकानों कॉलर और रॉकी नॉप के बीच फंस चुके थे। दुश्मन का कभी भी एक बड़ा पलटवार हो सकता था, लेकिन भारतीय सिख सैनिकों ने सारागढ़ी के बलिदान को याद किया और ठान लिया कि चाहे सभी कटकर गिर जाए लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच दुश्मन ने 3 दिशाओं से हमला शुरू किया। 15 घुसपैठिए नायब सूबेदार करनैल सिंह की अगुवाई वाली पोस्ट की ओर भी बढ़े। करनैल सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए अपने साथियों के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। उन्होंने अकेले ही 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस बीच भारत के वीर सपूत नायब सूबेदार करनैल सिंह देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साहस, संकल्प और बेजोड़ नेतृत्व के लिए उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 8 जुलाई तक पूरा का पूरा टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स भारत के पास आ गया। पाकिस्तानी अपने मरे हुए साथियों की लाशें, हथियार और गोला बारूद वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए थे। 8 जुलाई की सुबह ही भारतीय जवानों ने टाइगर हिल की चोटियों पर भारत का विजय तिरंगा फहरा दिया। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी ने टाइगर हिल की जीत को भारतीय सेना के लिए बांग्लादेश युद्ध के बाद की सबसे बड़ी जीत बताया। ये सिर्फ किसी पहाड़ की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये कारगिल की सबसे सिंबॉलिक बैटल थी, जिसे हारकर पाकिस्तान अब जंग के मैदान में रेंगने लगा था। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध अब अपने आखिरी और सबसे निर्णायक फेज में एंटर कर चुका था। अब भारतीय सेना का ध्यान पॉइंट 4875 को जीतने पर था। ये इलाका टैक्टिकली पूरे सेक्टर का सबसे अहम हिस्सा था। अगर ये दुश्मन के कब्जे में रहता तो श्रीनगर लेह हाईवे लगातार पाकिस्तानी आर्टिलरी की रेंज में बना रहता। इस पॉइंट को क्लियर करने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर रमेश कक्कर के नेतृत्व में 79 माउंटेन ब्रिगेड को दी गई। 79 माउंटेन ब्रिगेड ने इस मिशन से 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को जोड़ा, जिसने इससे पहले 20 जून को पॉइंट 5140 को जीतकर अपना पराक्रम साबित कर दिया था। उस लड़ाई में विक्रम बत्रा देश के हीरो बन चुके थे। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ साथ 17 जाट के जवान भी सबसे अहम भूमिका में थे। इन दोनों बटालियंस को भरपूर आर्टिलरी
सपोर्ट के साथ साथ 2 नागा, 12 मेहर और 21 पैरा SF की यूनिट्स का भी साथ था। पॉइंट 4875 कई सब पोस्ट से मिलकर बना था। इसमें वेल बैक, पिंपल 1, पिंपल 2, सदर्न स्लोप और फ्लैट टॉप जैसे हिस्से थे, जबकि इसकी नदर्न साइड पर ट्विन बम्प्स और सैडल जैसे एरिया भी थे। 4 जुलाई की रात 9 बजे भारी बोफोर्स बमबारी के बाद फाइनली यहां भारतीय सेना का हमला शुरू होता है। 5 जुलाई की सुबह 5 बजे तक मेजर RK सिंह के नेतृत्व में 17 जाट की A कंपनी और मेजर दीपक रामपाल के नेतृत्व में D कंपनी ने दुश्मन के जबरदस्त हमले के बाद भी वेल बैक और पिंपल 1 पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन में नायक बलवान सिंह दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हुए शहीद हो गए। 6 जुलाई की रात 17 जाट की चार्ली कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर रितेश शर्मा कर रहे थे, उन्होंने वेल बैक की दिशा से पिंपल 2 पर हमला बोला, लेकिन दुश्मन का डिफेंस बहुत मजबूत था। शुरुआती हमले में मेजर रितेश शर्मा बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें तुरंत पीछे भेजा गया और उनकी जगह कैप्टन अनुज नैयर ने संभाली, जिन्हें युद्ध के दौरान ही कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया था। कैप्टन अनुज नैयर ने अपने जवानों के साथ मिलकर दुश्मन के 4 बंकर्स को पॉइंट आउट किया, जो लगातार उनकी टुकड़ी पर मशीन गन से फायर कर रहे थे। कैप्टन नैयर ने रॉकेट लॉन्चर टीम को पोजीशन पर लगाया और खुद 2 जवानों के साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले बंकर में ग्रेनेड फेंककर उसे साफ किया और फिर बिना रुके दूसरे बंकर तक पहुंचे और वहां भी ग्रेनेड से दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। इसी तरह उन्होंने दुश्मन के तीसरे बंकर को भी अपने जवानों के साथ मिलकर मिट्टी में मिला दिया, लेकिन चौथा बंकर क्लियर करते समय कैप्टन नैयर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से सीधा हमला हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व जारी रखा। हालांकि उनको इतनी गहरी चोटें लगी थी कि वो दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने इस पूरे मुकाबले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 3 मीडियम मशीन गन बंकर्स को तबाह किया था। उनकी बहादुरी ने पूरी टुकड़ी को गर्व से भर दिया था। कैप्टन अनुज नैयर के साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन नायर के शहीद होने के बाद कंपनी के आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन SB घिल्डियाल ने कमान संभाली। कैप्टन घिल्डियाल ने शानदार नेतृत्व करते हुए कंपनी को पिंपल 2 पर विजय दिलाई। 8 जुलाई तक ये पूरा इलाका भारतीय सेना के नियंत्रण में आ चुका था। बाद में कैप्टन घिल्डियाल को उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। जब 17 जाट के जवान अपना ऑपरेशन पूरा कर रहे थे, उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी के नेतृत्व में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप एरिया पर हमला जारी था। इस जगह पर मेजर S विजय भास्कर और मेजर गुरप्रीत सिंह ने अपनी अपनी टुकड़ी के साथ अलग अलग दिशाओं से हमला शुरू किया। इस दौरान राइफलमैन संजय कुमार, जो अटैकिंग कॉलम के लीडिंग स्काउट थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। उन्होंने अकेले ही 3 पाकिस्तानी सैनिकों को नजदीकी हाथापाई में मार गिराया। इसके बाद उन्होंने दुश्मन की एक मशीन गन उठाई और दूसरे बंकर की ओर लपक पड़े। उस बंकर में मौजूद पाकिस्तान सैनिक उनका ये रूप देखकर पूरी तरह चौंक गए और वो अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगे। लेकिन राइफलमैन संजय कुमार ने इस दौरान भी कई और दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। बाद में उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लैट टॉप को एक बार कब्जे में लेने के बाद भी यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। मेजर S विजय भास्कर और मेजर गुरप्रीत सिंह की कंपनियां दुश्मन की भारी फायरिंग में फंस चुकी थी। स्थिति गंभीर होती जा रही थी और जल्द ही उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत थी। ऐसे में उन्हें सपोर्ट देने के लिए मेजर विकास वोहरा और कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को भेजा गया। 5 जुलाई तक जबरदस्त लड़ाई के बाद फ्लैट टॉप एक बार फिर भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया, लेकिन ये पोजीशन ऐसी थी कि इसको कब्जे में रखना इसे जीतने से भी ज्यादा मुश्किल था। पाकिस्तान इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि अगले दिन 6 जुलाई को दुश्मन ने इस एरिया पर फिर से भारी आर्टिलरी शेलिंग और मशीन गन से लगातार फायरिंग शुरू कर दी। रात भर दोनों तरफ से रॉकेट और ग्रेनेड चलते रहे। इस दौरान इंडियन आर्मी के लिए यह साफ हो गया था कि अगर पॉइंट 4875 को कंट्रोल में रखना है तो जल्द से जल्द इसके नॉर्थ में मौजूद दुश्मन की पोजीशन को कब्जे में लेना होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने खुद आगे बढ़कर इस मिशन की जिम्मेदारी ली और अपनी टीम के साथ दुश्मन की पोजीशन की ओर चार्ज शुरू कर दिया।
दिया। उनका ये हमला इतना तेज और अनएक्सपेक्टेड था कि दुश्मन पूरी तरह से चौंक गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने जवानों के सपोर्ट फायर में आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की पोजीशन के पास तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अटैक को लीड करते हुए अकेले ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से 5 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। इस वक्त तक वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने ग्रेनेड फेंककर दुश्मन की पोजीशन को तबाह कर दिया। अब तक पॉइंट 4875 पर युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। एक और जहां भारतीय जवान सामने की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे थे, उसी समय बोफोर्स तोपें नीचे से दुश्मन पर लगातार गोले दाग रही थी। इनका इस्तेमाल इतना सटीक और जबरदस्त था कि पाकिस्तानी वायरलेस इंटरसेप्ट्स में लगातार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हमें बचाओ, यहाँ पर कहर बरस रहा है। उन पर कहर ढाने का बचा कुचा काम कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी कर रही थी। कैप्टन बत्रा जब दुश्मन की बाकी पोजीशंस पर पूरी तरह कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके साथी लेफ्टिनेंट नवीन नागप्पा बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और उन्हें अर्जेंट हेल्प की जरूरत है। जेसीओ रघुनाथ सिंह मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन कैप्टन बत्रा ने उन्हें रोक दिया। वहां दुश्मन की अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी, इसलिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने उनसे कहा, आपके घर में बीवी बच्चे हैं, आप यही रहिए, ये मैं करूंगा। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा खुद बाहर निकले और दुश्मन की मशीन गन को चुप करवाने के लिए क्लिफ की दूसरी ओर से हमला कर 3 पाकिस्तानी सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। वो लेफ्टिनेंट नवीन नागप्पा तक भी पहुंच गए और उन्होंने उनसे बस इतना कहा, डरना नहीं, मैं आ गया हूं। इसके बाद उन्होंने अपने साथी नवीन नागप्पा को तो सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस बीच दुश्मन की गोली से वो खुद शहीद हो गए। उन्होंने जब अपना दम तोड़ा, तब उनकी जुबान पर उनकी रेजिमेंट का युद्ध नारा था, दुर्गा माता की जय। जैसे ही जवानों को पता चला कि कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए हैं, उनकी कंपनी ने गुस्से और जोश में दुश्मन के सारे बंकर्स तबाह कर दिए। मेजर विकास वोहरा की डेल्टा कंपनी ने भी इसी मोमेंटम के साथ ब्रॉड डे लाइट में हमला किया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ उसी दिन 7 जुलाई को पॉइंट 4875 पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। पॉइंट 4875 की जीत में 24 साल के युवा कैप्टन विक्रम बत्रा का अमूल्य योगदान था, इसलिए उनकी बहादुरी, नेतृत्व और बलिदान को सलाम करते हुए इस चोटी का नाम बाद में बदलकर बत्रा टॉप रख दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 की जीत ने कारगिल युद्ध के आखिरी फेज में भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त दिला दी थी। ये उन वीर जवानों की जीत थी जिन्होंने पहाड़ों से ऊंचा हौसला और मौत से भी बड़ा जज्बा दिखाया था। इस दौरान भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खालूबार जैसी अहम चोटियों से भी खदेड़कर बटालिक सेक्टर को भी सिक्योर कर लिया था। इसलिए पाकिस्तानी सेना का अब मोराल टूट चुका था। LOC पर अब वो पांव टिकाए रखने की हालत में नहीं थे। जहां पाकिस्तान जंग के मैदान में मुंह की खा रहा था, तो वहीं उस पर भारत की जमीन छोड़ने के लिए इंटरनेशनली भी दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए इस दोहरी मार के चलते 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेना वापस लौटने लगी। 14 जुलाई को भारत ने कारगिल वॉर की जीत की घोषणा कर दी और 26 जुलाई को युद्ध आधिकारिक रूप से भारत की ऐतिहासिक विजय के साथ खत्म हुआ। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल की इस ऐतिहासिक लड़ाई की विरासत को द्रास में बने कारगिल वॉर मेमोरियल में सहेजा गया है। स्मारक की ग्रेनाइट वॉल्स पर ऑपरेशन विजय में शहीद हुए जवानों के नाम उकेरे गए हैं। यहाँ के म्यूजियम में उन दस्तावेजों, तस्वीरों और दुश्मन से कब्जे में लिए गए हथियारों को प्रदर्शित किया गया है, जो भारत की सेनाओं की शौर्य गाथा का जीवित प्रमाण है। मेमोरियल के गेटवे पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा की पंक्तियां उकेरी गई है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां और ये मेमोरियल हर किसी को ये याद दिलाता है कि देश की रक्षा के लिए मिट जाना ही एक सच्चे सैनिक की अंतिम अभिलाषा होती है।